कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बात करते हैं खुलकर, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रोग्राम में मेहमानों से सबसे पहले आपको मिलवा दें, प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर जी, सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर शांतनु गुप्ता जी। शांतनु जी बहुत स्वागत आपका भी। अभी प्रोग्राम में शांतनु जी को प्रदीप जी ने देखा तो बोले ये फ्लाइट चेंज करने के लिए इंडिया आते हैं, मतलब जब कहीं ट्रांजिट में होता है, इंडिया ट्रांजिट में आप आते हैं। मुझे लगा कि राहुल जी से कहीं ज्यादा आप नहीं, मैं भारत का भ्रमण बहुत करता हूँ। आजकल गुरुकुलों में अध्ययन कर रहा हूँ तो साउथ। क्या बात है। लेकिन हम बात, क्योंकि मैंने राहुल जी का नाम क्यों लिया, आज हम बात करेंगे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनावों में क्या करेंगी, क्या तैयारी है, वो सब बातें तो होंगी ही होंगी। लेकिन आज मूल रूप से समझना यह है कि इन दोनों पार्टियों के चुनाव लड़ने का सिस्टम क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे ये चुनाव में जाते हैं। भाई अब कांग्रेस चुनाव जीतती नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तैयारी नहीं करती या वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाती, वो लोग अपॉइंट नहीं करती होगी, इंचार्ज वो भी बनाती होगी, प्रभारी वो भी बनाती है, सब जगह सिस्टम उसका भी है। वो किस सिस्टम से जाती है एक चुनाव में और बीजेपी किस से जाती है। बीजेपी के मेन स्ट्रैटेजिस्ट कौन है, कांग्रेस के मेन स्ट्रैटेजिस्ट कौन है। इन चुनावों में खास तौर पर बीजेपी ने किस किस राज्य में कौन कौन सी टीमें लगाई हैं, कौन से बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, और कांग्रेस पार्टी किन के सहारे, किन के बूते जो है वो राज्य जहां पर उसको उम्मीद है ज्यादा। जैसे दोनों ही पार्टियों की जो मेन टक्कर है वो बंगाल और असम में होने वाली है। केरल कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर किस तरीके से कांग्रेस जो है किस स्ट्रैटेजी और लोगों के भरोसे चुनावों में जारी है। आज प्राइम मिनिस्टर आसाम में थे और वहां उन्होंने कुछ बातें की हैं, और वो आज क्रिकेट की सर एनालॉजी में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इस बार हमारी हैट्रिक पक्की है, आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रधानमंत्री बनने की हैट्रिक लगाने का मौका मिला। अब हम असम में मैं तीसरी बार आया हूं, तो अब यहां भी हैट्रिक बनेगी, बीजेपी की तीसरी बार असम में सरकार बनेगी। और उन्होंने कहा कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी भी लगेगी, और पराजय की भी असम में हैट्रिक कांग्रेस वो कह रहे हैं वो लगेगी। और अगर क्रिकेट की टर्म्स में बात करनी तो अब आप ये समझ लें कि ये चुनावों का सुपर ओवर शुरू हो गया सर, स्लॉग ओवर जिसे कहते हैं ना, वो अब ये शुरू हो चुका। अब इसमें केवल बैट्समैन जो है वो देखेगा नहीं बॉल कौन सी लाइन लेंथ पे आ रही है, वो छक्का मारने के लिए ही बैट उठाएगा। अब देखते उसमें कई लोग बोल्ड भी हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बंगाल से, और बंगाल में पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कह रहे हैं कि बीजेपी के जो 3 इस वक्त प्रमुख रणनीतिकार हैं, मैं इसमें अमित शाह जी को के बाद की बात कर रहा हूं, तो सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, तीनों की कोई ना कोई भूमिका असम बंगाल के चुनाव में है। देवेंद्र बताते रहते हैं इस बारे में अक्सर, हमारे पॉलिटिकल राइटर। तो यही बताता है कि बंगाल को बीजेपी इस वक्त किस रूप में लड़ने के लिए जा रही है, मतलब करो मरो वाली स्थिति बंगाल में इस वक्त बीजेपी के लिए है लड़ाई के तौर पर। सहमत है आप? नहीं, केवल लड़ाई की बात नहीं है, अभी चूंकि युद्ध की बात चल रही है। हाँ जी। तो लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि क्या होता है, पहले पॉलिटिकल एम तय होता है युद्ध का, उससे मिलिट्री एम तय होता है। मिलिट्री एम तय होता है तो मिलिट्री स्ट्रेटजी तय होती है। मिलिट्री स्ट्रेटजी जब तय होती है तब मिलिट्री ऑपरेशन होता है। सही। यही, इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए पॉलिटिकल पार्टी पर कि आपका उद्देश्य क्या है। तो वो उद्देश्य आपका बनेगा कि आपकी वहाँ ताकत क्या है, आप क्या अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव करने जा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 2016 में 2 या 3 सीटें थी उसकी, 21 में 77 पर चली गई, और इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति बाइपोलर हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये किसी बयान पर, किसी आकलन पर, किसी सर्वे पर मत जाइए। 2021 की ममता बनर्जी को देखिए, उनके भाषण, उनका रवैया, बोलचाल का तरीका, उनकी आक्रामकता, उस सब को देखिए, और इस समय का डेस्परेशन दिख रहा है, डिफेंसिव दिख रही है। उनके पास जो है नैरेटिव की कमी हो गई है। ये मछली भात पर आना इस बात का प्रमाण है कि उनके पास कुछ रह नहीं गया। अगर थोड़ा सा भी जो जिसने भी बताया हो या उन्होंने खुद सोचा हो तो सोचती कि बगल में असम है भाई, त्रिपुरा है, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, 2-2 बार से है। ऐसा कुछ हुआ क्या? 22 प्रदेशों में भाजपा की अकेले या सहयोगियों के साथ सरकार है।
किसी राज्य में ऐसा हुआ क्या? तो आप एक ऐसा मुद्दा उठा रही हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आप कुछ भी, आप एसआईआर को कह रही हैं सर्वनाश है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। चुनाव आयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, वैसे भी सही है कि ये उसका संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है एसआईआर कराने का जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि एसआईआर में किसी तरह का अवरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके बावजूद आप एसआईआर को लेकर जिस तरह का आपने रवैया अपनाया हुआ है, तो उनकी ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी सड़क पर लड़ने की, उनकी ताकत थी विक्टिम कार्ड खेलने की और अपने विरोधी को कटघरे में खड़ा करने की। तो सड़क पर देखिए, सत्ता में 15 साल रहने के बाद सड़क पर लड़ने की ताकत आपकी बहुत कम हो जाती है और उसके उतने रिटर्न्स भी नहीं हो सकते सर। कांग्रेस पार्टी को देखिए ना। नहीं, अरविंद केजरीवाल 10 साल के बाद दिल्ली में अगर सड़क की राजनीति करते थे तो लोग कहते हैं यार अभी भी यही चल रहा है। नहीं, वो ड्रामा जैसा लग रहा है। हाँ भाई, लोकसभा चुनाव में देखा ना लोगों ने, और विधानसभा चुनाव में भी देखा, कितनी तरह के नाटक किए अरविंद केजरीवाल ने, किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ। वही मतलब, एक स्ट्रेटजी का एक स्तर आता है, एक समय आता है जब डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लगता है, उससे उसका लाभ कम होना, घटना शुरू हो जाता है। तो ये तो ममता जी की बात हुई, ठीक। आप और मैं मतलब आप जो बात, क्योंकि हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे इसको, आप कल प्रोग्राम में नहीं थे, तो उनके बयान सारे लग रहे हैं कि डेस्परेशन वाले बयान है। सर मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बीजेपी चुनाव को इस बार अप्रोच कितने अलग तरीके से कर रही है, खास तौर पर बीजेपी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके लिहाज से। मुझे नहीं पता कि 2021 का इलेक्शन बीजेपी अंदर से जीतने के लिए लड़ रही थी या टक्कर में आने के लिए लड़ रही थी। नतीजे में तो ये वो बोल जो भी रहे हो, बोल तो 200 पार रहे थे, लेकिन क्या वो उस वक्त उतनी कन्विक्शन थी, और क्या इस बार वाकई वो कन्विक्शन है? नहीं, जो एम था पॉलिटिकल वो तो जीतने का था, लेकिन जो स्ट्रेटजी बनाई वो गलत थी। बाहर से इतनी संख्या में लोगों को ले लिया, जो आया तृणमूल कांग्रेस से सबको ले लिया। नतीजा ये हुआ कि जो घर वाले थे वो भी नाराज हो गए उसमें। और जैसे मैंने ममता बनर्जी के लिए कहा, बीजेपी को भी देखिए, 21 की बीजेपी और 26 की बीजेपी। पहली बात यह है कि बीजेपी ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया, आत्मसात कर लिया कि विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री की जो प्रेसिडेंशियल लड़ाई की तरह बनाते हैं, वो फाइट बनाते हैं, वो नहीं चलेगी। ठीक। तो पहला हुआ कि प्रधानमंत्री ने इस बार सीधे ममता बनर्जी पर अटैक नहीं किया। बीजेपी भी जहां तक हो सका बचने की कोशिश करती रही। ममता बनर्जी की सरकार की कमियों, खामियों, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, इन सब को मुद्दा बनाया बीजेपी ने। तो बीजेपी इस बार आप देखिए, परिस्थिति बदली हुई है। बिहार में संकट में थी 21 में बीजेपी, नीतीश कुमार आ रहे थे, जा रहे थे, कब तक रहेगी सरकार, नहीं रहेगी, कुछ पता नहीं था। उड़ीसा में विपक्ष में थे। अब बिहार में स्थायी राजनीतिक स्थायित्व आ गया है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बन गई है। तो जो 3 मुख्य राज्य हैं पूर्व के, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, इनमें से 2 में बीजेपी का शासन है। अब बंगाल की बारी है। अगर बंगाल पूरा होता है तो भाजपा के लिए चुनौती केवल दक्षिण की रह जाएगी। उत्तर पहले से भाजपा के साथ है, पश्चिम है, पूर्वोत्तर है, और अगर पूरी तरह से आ जाता है तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। और 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी ज़मीनी जो ताकत है और आपकी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, दोनों में कमी है। तो इसलिए बीजेपी जो है, ये एक तरह से जो है इस बार या कभी नहीं वाले मोड में चुनाव लड़ रही है। ऐसा मौका नहीं आएगा, ऐसा मौका नहीं आएगा। और वो मानकर चल रही है कि हर किसी पैमाने पर देखिए तृणमूल कांग्रेस कमजोर नजर आ रही है। सबसे बड़ी ताकत उसकी जो मुस्लिम वोट की थी, वहां भी कमजोरी नजर आ रही है। मुसलमानों के मन में ममता बनर्जी का वो सम्मान या वो समर्थन नहीं रह गया है जो 21 या 24 तक भी कह रहा। उन्होंने क्या क्या वादे किए, बाकी पीछे की बात भूल जाइए। सीए लागू नहीं होने देंगे, असेंबली से प्रस्ताव पास करा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है किसी भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया, किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। घुसपैठिए से मतलब था
भीड़ लगाकर घुसपैठिए जो है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पहुंचे। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा वक्फ एक्ट को लागू नहीं होने देंगे, जी, लागू हो गया। तो जो भी उन्होंने कहा एसआईआर नहीं होने देंगे, वो भी हो गया, वो भी हो गया। अब वो कह रहे हैं डिटेंशन कैंप बनेंगे, हम नहीं बनने देंगे, अब वो एनआरसी नहीं डर बनने दिखा देंगे। रही है लोगों में, ये डर पैदा करने की कोशिश हो रही है, तुम्हारी भाषा चली जाएगी, भोजन चला जाएगा। और मुसलमानों के पास अब एवेन्यूज दिखाई दे रहे हैं वहां और पर जैसे। मुसलमानों को लग रहा है कि भाई ममता बनर्जी को अगर चौथी बार जिता भी दिया तो उसके बाद क्या है, अभिषेक बनर्जी पर भरोसा नहीं है। ठीक है, इस वजह से उनकी रणनीति सर इस पर आते हैं एक मिनट, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो वहां पर बीजेपी के अलावा कौन। बट इस पर एक मिनट में, बीजेपी के जो मुख्य सिपह सलार हैं इस वक्त बंगाल में, वो कौन है? बीजेपी 3 स्तर पर बंगाल में इस समय काम कर रही है। सुनील बंसल को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले संगठन की जिम्मेदारी के रूप में संगठन प्रभारी बनाकर वहां भेज दिया था। सुनील बंसल लगातार वहां काम कर रहे हैं। भूपेन्द्र यादव जो लगातार अमित शाह जी के साथ तमाम राज्यों में उन्होंने संगठन का काम चुनाव प्रभारी के रूप में देखा, भूपेन्द्र यादव को चुनाव प्रभारी वहां पर बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है संघ का जुड़ाव। संघ ने वहां पर लगभग अभी तक 95,000 से ज़्यादा मोहल्ला बैठकें कर लिए घर घर, और संघ का शताब्दी वर्ष है ये, तो हर घर दस्तक में संघ की बड़ी भूमिका रही है। तो संघ ने जमीनी स्तर पर जो इस बार काम किया है बीजेपी के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर बंगाल के अंदर, मोहन भागवत खुद कई बार वहाँ बंगाल में रहे, संघ के स्वयंसेवकों की बात करो, पहली बार मोहन भागवत जी ने वहाँ के स्वयंसेवकों से पूछा कि जमीनी स्तर पर आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जब जनरली वो पूछते नहीं इस बात को, तो उन्होंने पर्सनली इस बात को पूछा कि जमीनी स्तर पर कैसा तैयारी चल रही है। और बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक मिलकर जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो बहुत इस बार असर दिखने वाला है। और 2021 का चुनाव परिणाम जब आया था तो कैलाश विजयवर्गीय की प्रभारी थे उस समय, तो कैलाश विजयवर्गीय जी जब अमित शाह से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि हम ये सीटें जीते। तो अमित जी ने कहा जो सीटें हारे उसके मुझे बताओ अपन क्यों हारे। जो सीटें हारे थे और जो कारण थे हारने के, उसके ऊपर अमित शाह ने काम किया, और वो 5 साल बाद अगले चुनाव में इंप्लीमेंट ना हो, वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो, उस पर अमित शाह जी ने ध्यान दिया। तो फिर बहुत आक्रामक रूप से ममता बनर्जी पर हमला नहीं करना पीएम का, उसके अलावा लोकल लीडर तैयार करना, तो शुभेंदु अधिकारी को तैयार किया, और ये बताने के लिए कि शुभेंदु बना ममता का चुनाव है, इससे ममता के सामने शुभेंदु को चुनाव में खड़ा कर दिया भवानीपुर से, ये बताने के लिए कि ममता के सामने शुभेंदु अधिकारी है। और जब भी अब अमित शाह जी इसीलिए अभी 2 दिन पहले जब अमित शाह ने आरोप पत्र लगाए थे और जो ममता पे आरोप लगा रहे थे शुभेंदु अधिकारी के बारे में बार बार जिक्र कर रहे थे, तो ये बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी इस समय भारतीय जनता पार्टी का वहाँ चेहरा है, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी वहाँ लड़ रहे हैं। तो शुभेंदु बनाम ममता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की है। पीएम जाएंगे 5 तारीख को रैली से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, तो पीएम की धुआंधार रैलियां होने वाली है। पीएम अपने तरीके से वहां ममता सरकार को घेरेंगे, अमित शाह संगठन देख रहे हैं, संघ अपना काम दिख रहा है। मुख्य रूप से मुझे लगता है लंबे समय से सुनील बंसल संगठन काम कर रहे हैं, भूपेंद्र जी जिस तरीके से संगठन के एक्सपर्ट आदमी है, वो जिस तरीके से वहां चुनाव प्रचार देख रहे हैं, और संघ और भाजपा मिलकर, मतलब किसी तरह का मतभेद नहीं, जो काम कर रहे हैं वह इस बार, और फिर इसके अलावा जो एसआईआर हुआ है वो एक बड़ी भूमिका पे करेगा। ये तो मैं आपसे, आपकी राय तो मैं जानता ही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल निकाल रही है, जीत रही है। सर का भी, आपका भी यही मानना है सर कि बीजेपी में देखिए 2 राज्यों को बीजेपी ने पर्सनल, मतलब मोदी शाह ने पर्सनल लेवल पे लिया था, एक दिल्ली के चुनाव को केजरीवाल का, अच्छा, और एक बंगाल के। दिल्ली में केजरीवाल को 10 साल बाद साफ कर दिया मोदी जी और शाह ने अपने संगठन और अपने अपील के दम पर। अब बंगाल की बारी, ये 2 चुनाव ऐसे जहां वो अपने पर्सनल उस पर ले रहे कि चुनाव किसी भी स्थिति में जीतना है। अब मैं थोड़ी कांग्रेस की बात आपसे पूछना चाहता था। बीजेपी, कांग्रेस बंगाल में कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, लेकिन चुनाव, कुछ तो चुनाव कांग्रेस भी जीतती है ना, तो मतलब वो भी तैयारी करके जाती है चुनावों के अंदर। मूल अंतर क्या है अप्रोच में कांग्रेस और बीजेपी के चुनाव में जाते हुए? देखिए, एक तो जो बीजेपी कहते हैं कि हर समय चुनावी मोड में रहती है, वो रहती है। उसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ। सुनील बंसल जी की बात है, 2019 का चुनाव भाजपा ने जीता, वो उस समय उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे। मेरी उनसे मिलना हुआ और वो कुछ एक क्विज सी तैयार कर रहे थे। तो मैंने, क्या क्विज है? तो उन्होंने कहा दीनदयाल उपाध्याय पे क्विज है। मैंने कहा अभी तो चुनाव जीते हैं, करेंटी संगठन को एंगेज रखना है, नहीं तो वो तो किसी और कुछ में लग जाएंगे। अब 2019 का इतना बड़ा चुनाव जीतने के 4 दिन बाद संगठन मंत्री एक दीनदयाल उपाध्याय जी की क्विज तैयार कर रहा है, जिससे मेरा संगठन, इतना बड़ा संगठन है, उसको मैं कुछ तो देना पड़ेगा। चुनाव तो नहीं आएगा हर समय, चुनाव में अलग तरह का उद्वेलन होता है। तो वैसे व्यक्ति को, और दूसरा इस बार मुझे जो लग रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग उस पर कमेंट करेंगे, भाजपा उतनी वोकल नहीं है, जो अच्छी बात है। पिछली बार आपको दिखता था कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस ममता, आपको पता था प्रभारी कौन है। जो आपने प्रभारी बोले, ये जनता को नहीं पता है। नॉर्मली आपको इतना टीवी पे नहीं आ रहे हैं, बयानबाजी नहीं हो रही है, तो उससे साइलेंट चुनाव अच्छा चुनाव होता है। ये दूसरी बात साफ साफ दिख रही है। और भाजपा का जो आपने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर पूछा, एक तो प्रदेश का प्रभारी होता ही होता है। जो भाजपा की टीम है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी, उसमें से एक प्रदेश मिला होता है। चुनाव के समय में एक प्रभारी और बन जाता है।
तो ये भाजपा का एक हर समय सिस्टम रहता है। आप सुनील बंसल के आप टाइमलाइन देख लीजिए पिछले 3 साल की, उनके हर 15 दिन में आपको बंगाल से, तेलंगाना से, उड़ीसा से बैठक के दृश्य दिखेंगे। मतलब छोटी सी बैठक होगी, उसमें 100 लोग बैठे होंगे, उनको काम मिल रहा होगा, उसको ट्रैक करते रहेंगे। जो मुझे नहीं लगता कोई पार्टी इस मोड में रहती है कि 2-2 साल में, मतलब जैसे ही चुनाव शुरू होता है लिस्ट बन जाती है कहां कहां पे हारे, और उसके प्रभारी बन जाते हैं दूसरे प्रदेशों से। आप किसी उत्तर प्रदेश के, मैं तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलता हूं, उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री और मध्य प्रदेश क्यों जा रहे हैं कि हमें 3 सीट का प्रभार मिला है, हमें 2 सीट का प्रभार मिला अगले 2 साल के लिए, जो आप हारे थे सीट। कभी कांग्रेस के लिए सुना है साहब ने? मेरे ख्याल से नहीं। अगर कोई जानता हो कि इस लेवल पे, राहुल गांधी बंगाल गए हो तो बता दीजिए कभी चुनाव प्रचार के लिए। नहीं, बंगाल तो मेरे ख्याल से छोड़ ही दिया है उन्होंने। वो हालांकि लड़ रहे हैं वो 284 सीटों के ऊपर इस बार सबसे उससे ज्यादा अगर ममता फायदा ही बनर्जी के होगा तो खिलाफ अगर भी 1.5% वोटिंग कटा तो भाजपा का ही फायदा होगा, उससे होगा भी तो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली 3% वोट था पिछली बार, कुछ एक ज्यादा सीटें लड़ेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वोट मिलेगा, क्योंकि हर सीट पर लड़ रहे हैं। देखिए आप कैलकुलेट भी करें, जो करीब 60 लाख वोटों का फर्क है, उसे बूथ पे ले जाएं अगर पूरे बंगाल में, तो वो आता है 150। मगर ठीक है सर, मतलब इसमें कांग्रेस को क्या ब्लेम करें भाई, जब गठबंधन में रहना है नहीं रहना, जब ममता बनर्जी डिक्लेयर कर ही चुकी है कि हम ये चुनाव हमें अकेले ही लड़ना है, और पिछला भी उन्होंने ऐसे ही लड़ा था, तो फिर कांग्रेस क्यों उसमें कहीं कुछ वो कमी करेगी? इससे अच्छा है ठीक है, एनर्जाइज होता है संगठन, पूरा प्रदेश लड़ो। तो संगठन कोई भी, किसी भी पार्टी का, केवल चुनाव के समय अगर एनर्जाइज होगा तो नतीजा वही आएगा जो कांग्रेस का आता है। जिस बीजेपी जो काम करती है, शुरू में जो आपने शुरुआत में अपना ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि दोनों के काम करने का क्या अंतर है, बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो ऐसा नहीं कि नेता उसके जो है आराम करने चले जाते हैं, घूमने चले गए, अगले दिन से अगला राज्य कौन सा है वहाँ शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री का दौरा लगेगा, उसके बाद पूरा संगठन जो है सक्रिय हो जाएगा कि क्या करना है, क्या रणनीति बनानी है, कौन प्रभारी होगा, कौन सह प्रभारी होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, कौन लोग होंगे जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसी देखेंगे, कौन 3 देखेंगे, कौन 2 का जिम्मा होगा किस पर, ये सब डिटेल तय हो जाता है और काम शुरू हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में ठीक उल्टा है। जब जो है चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो उसके बाद फिर जो है भागदौड़ शुरू होती है कि इनको ये जिम्मा दे दो, ये काम दे दो, ऐसे लोगों को काम देना। अब भूपेश बघेल जाकर असम में क्या करेंगे? कोई हमसे एक कांग्रेस के समर्थक है, वो कह रहे थे कि भाई भूपेश बघेल है वहाँ सबसे ऊपर, राहुल गांधी को छोड़ दें तो प्रियंका गांधी वहाँ की प्रभारी हैं, भूपेश बघेल है, गौरव गोगोई है, उसके अलावा इमरान मसूद हैं। बोला इनमें से कोई ऐसा नेता है नहीं है जिस तक कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुंच भी सके। तो ये क्या करेंगे चुनाव में? भाई सबसे बड़ी भूमिका चुनाव के समय कार्यकर्ता की होती है। कार्यकर्ता के लिए जब आपके दरवाजे ही बंद है तो वो कितना मन लगाएगा, कितना परिश्रम करेगा। लेकिन आसाम और केरल ये 2 ही राज्य हैं जहां कांग्रेस थोड़ा दिल से चुनाव में जाती हुई भी दिखाई दे रही है। जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी असम जा रहे हैं, प्रियंका तो शायद आज भी असम में ही है, और उनको तो कुछ वहाँ कुछ जिम्मेदारी ऑफिशियली भी है, उस स्क्रीनिंग कमेटी की कुछ वो भी बनी हुई थी। फिर गौरव गोगोई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सीएम कंटेंडर भी हैं। आप हर लिहाज से देखिए तो वहां पर बिल्कुल टॉप लेवल पर इन्वेस्टेड है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये मीडिया में ज्यादा दिख रहा है, जमीन पर कम दिख रहा है। अच्छा, गौरव गोगोई का जो अपना इलाका है, अहोम का जो क्षेत्र है, वहाँ कितना प्रभाव है उनका, वहाँ कितने दौरे किए। आज प्रधानमंत्री असम में थे तो चाय बागान की महिलाएं जो काम करने वाली हैं उनके साथ, अब देखिए किस तरह से लीडर जो है वो कनेक्ट करता है कि असम की चाय जो है वडनगर में आती थी, वहाँ मैं चाय बेचता था। अब आप इसका मजाक उड़ा लीजिए, आप इसको गलत बोल कुछ भी कह लीजिए, मजाक की बात लेकिन जोड़ा कहां से कहां जोड़ा। देखिए उन महिलाओं के मन में ये बात तो आई होगी कि ये आदमी इस व्यवसाय से या इस जो है काम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये हमारी समस्या को समझता है। और याद है प्रधानमंत्री बनने के 12 साल बाद भी ये बात याद है। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी चीजों का बड़ा असर पड़ता है। सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन। पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में अगर कम्युनिकेशन है, आप अपनी बात सही ढंग से कह पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, सुनने के बाद फैसला करेंगे ना,
सुनने को ही अगर तैयार नहीं है तो फिर आपकी बात कही जाए न कही जाए उसका कोई फर्क अच्छा, नहीं जो डर वाली बात आपने बताई बंगाल में, कि ममता डर दिखा रही है मछली भात बंद हो जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, असम से कैसे अलग है? हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी लगा रहा हूं तो भी घुसपैठिए सारे बाहर नहीं कर सकता, और आज तो अब तो उनका स्टेटमेंट ये आया है कि कोई डेडलाइन नहीं दी जा सकती घुसपैठिए बाहर करने की, ये कोई इमारत बिल्डिंग नहीं बन रही है, जब तक बांग्लादेश आपका पड़ोसी है तब तक घुसपैठ होती ही रहेगी, आपको मैनेज ही करते रहना है इसको। तो ये डर नहीं, तो ये भी तो डर ही है। नहीं, डर नहीं, डर भी कह सकते हैं आप, सच्चाई भी कह सकते हैं। आप कल्पना कीजिए बांग्लादेश एक समृद्ध देश होता तो ये घुसपैठ की समस्या नहीं होती। दो तरह की घुसपैठ है, एक वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण, भुखमरी, बेरोजगारी, उसके कारण यहाँ रोजगार के अवसर है, काम है, सुरक्षा है, ये सब कुछ वहाँ बांग्लादेश में नहीं है। दूसरा एक जो है पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, आइडियोलॉजी के तहत जो है घुसपैठ कराई जा रही है। तो अच्छा, एक ही देश था आज से 78 साल पहले, तो बॉर्डर बड़े पोरस हैं, भाषा जब एक है तो पहचानना मुश्किल है। जो स्थानीय भाषा बोलता है वो पहचान कर सकता, अंतर कर सकता है। हम आप सुनेंगे तो हमको लगेगा कि जो है बांग्ला भाषा बोल रहे हैं, दोनों एक ही हैं, फर्क नज़र नहीं आएगा। तो ये बात हेमंत बिश्व शर्मा की सही है कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जीतेंगे और ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो झूठा आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि हम चुनाव, हमको जिता देंगे आप तो जो है ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम की गंभीरता बता दी। ये समस्या रहेगी, ये कम करते जाना है। कई चीज़ें होती हैं जिनको आप ख़त्म नहीं कर पाते हैं, कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पूरा इलाज नहीं होता, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है। जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि उसका असर कम से कम हो, कम होता जाए, तो उसका एक लंबा प्रोसेस है, वो एक दिन में नहीं होता। घुसपैठ जो है वो अमेरिका में भी होती है, दुनिया का सबसे संपन्न देश, टेक्नोलॉजी देख लीजिए, एक चीज समझ में नहीं आती सर, ये कांग्रेस की, मतलब जैसे असम में घुसपैठिया बड़ा मुद्दा है, यहाँ इधर बंगाल में बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस को ये कहने से क्या परहेज है? इतना तो कह ही सकती है ना कि भाई हम भी आएंगे तो घुसपैठ पर हम भी कार्रवाई करेंगे। असम में बोले हेमंत बिश्व शर्मा ने उसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, तो वो कहे कि हाँ घुसपैठिए भगाना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सरकार में आएंगे हम भी भगाएंगे, जो बांग्लादेशी आएगा उसको भगाएंगे, लेकिन किसी भारतीय को आंच नहीं आने देंगे, किसी भारतीय मुसलमान पर आंच नहीं आने देंगे। मतलब आप एक ऐसा इशू जो लोगों से बीच में सबसे ज्यादा रेजोनेंस जिस चीज की है, उससे आप इतना डिटैच कैसे हो सकते हैं इलेक्शन के अंदर? ऐसा कौन सा विषय है जिस पे राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने, जो बहुत पब्लिक से जुड़ा हुआ, कनेक्टिव और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला हो, जिसमें कांग्रेस ने स्टैंड लिया हो? किसी भी मामले में नहीं लिया। राम मंदिर का इतना बड़ा मामला हुआ, राहुल गांधी दर्शन करने जा सकते थे ना। आप ये क्यों बता रहे हो कि आप हिंदू विरोधी हो? आप दर्शन करने चले जाते राम मंदिर। राहुल गांधी नहीं गए, सोनिया गांधी नहीं गई, प्रियंका गांधी नहीं गई, दिग्विजय सिंह गया हालांकि, लेकिन कांग्रेस ने दूरी बना ली। जब वॉर होता है, ऑपरेशन सिंदूर होता है, तो राहुल गांधी पूछते कितने प्लेन गिरे ये बताइए, तब भी राहुल गांधी जनता के सेंटीमेंट को नहीं समझ पाते हैं। अब घुसपैठियों का मामला आता है तो हेमंत बिश्व शर्मा ने तो बहुत स्पष्ट कहा कि भाई असमिया मुसलमान और मियाँ घुसपैठियों में मैं फर्क करता हूँ। जो असमिया मुसलमान है वो मेरे के साथ हूँ मैं, लेकिन जो मियाँ घुसपैठी है, जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठी है, मैं उनका विरोध करता हूँ। तो राहुल गांधी को स्टैंड लेना चाहिए था, गौरव गोगोई को स्टैंड लेना चाहिए था, कभी नहीं रहे। अब ये कहने से नहीं बात बनेगी ना कि यार ये तो हिंदू मुसलमान की आप राजनीति एसआर पे भी नहीं बोल पाए ना कि हाँ भाई जो पात्र है उनका वोट नहीं कटना चाहिए, जो अपात्र है उनका वोट कटना चाहिए, जो जिनकी डेथ हो गई है, जो घुसपैठी हैं, जो 2 जगह शिफ्ट है, उनका वोट कटना चाहिए। आप ये भी नहीं कह पाए। आप ये हर बात में कहते रहे कि सारे घुसपैठ, मतलब आप लोगों के टिकट वोट काट रहे हो और आप प्रेस पीसी कर रहे हो, ममता का सपोर्ट कर रहे हो इस मामले में। तो एसआर के मुद्दे पर जिस तरीके से आप स्टैंड ले रहे हो, ये बता रहे हैं ना कि किसी भी मुद्दे पर आप फर्म डिसीजन नहीं ले रहे हो। मुझे राहुल गांधी की, कांग्रेस की यही कमजोरी है। और इसका मतलब क्या कि मतलब आपको सही सलाह देने वाले लोग भी नहीं है? सलाह देने वाले लोग होंगे, लेकिन नेता सुनना चाहिए ना। नेता को तो सेंस होना चाहिए ना कि क्या बोलना है, नहीं क्या बोलना है, कौन सा इश्यू है, जनता से कैसे कनेक्ट होना है। भाई मोदी शाह जी के बाद भी लोग सलाह देते होंगे, कई गलत सलाह भी आती है, उनको पता होगा ना कि कौन सी सलाह एक्सेप्ट करना है, कौन सी नहीं करना है। आखिरकार नेता को डिलीवर करना है ना, जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाना, नेता को तय करना है। तो राहुल गांधी तय नहीं कर पाते होंगे कि किस विषय। अब राहुल गांधी ने केरल में कह दिया नरेंद्र मोदी को मंदिर से कोई मतलब नहीं है, मंदिर धर्म से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको सबरीमाला की बात करनी थी। अब कौन इसको मानेगा, मान सकता है इस बात को? कौन? और आप केरल में जाके इस बात को कह रहे हो क्योंकि आपको सिर्फ आपको पॉइंट ये प्रूव करना था कि यहाँ लेफ्ट और बीजेपी मिलके दोनों मेरे खिलाफ है। मगर उसके लिए आप बीजेपी पे वो चार्ज तो लगाओ जो कुछ समझ भी पाए।
कि भाई इस पर ये आरोप लग सर, सकता मैं पहले है? आपके पुराने क्वेश्चन में जाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो कहा कि राहुल गांधी, ये मतलब साफ बातें हैं, जो घुसपैठिया क्यों नहीं बोल पाते। देखिए, जो कांग्रेस का जो मुल्ला मौलवियों से संबंध है, उनसे वो गाइड होती है, वो बहुत पुराना है। चाहे वो शाबानों से देखिए, तो वो हल्का सा भी ऐसा हिंट भी नहीं देंगे कि हम आपके खिलाफ है। घुसपैठिया इक्वल टू मुसलमान, चाहे वो लोकल मुसलमान भी हो। क्योंकि आपने देखा, जब वो फ्री पैलेस्टाइन का बैग लेके प्रियंका गांधी होती है, वो साधारण बात नहीं है। इतने बड़े नेता, भारत की क्या स्थिति है, भारत किसके साथ खड़ा है, कौन लोग उसको बैग को पकड़ते हैं, तो वो उनका सिग्नलिंग स्टार्टिंग में है। वो ऐसी चीज बोलेंगे जो हिंदुओं को चिढ़ाएगी, चाहे राम काल्पनिक हैं क्या जो मिल लड़के रहा है हिंदुओं को चढ़ा के? आप नहीं, मुसलमान हिंदुओं को को खुश चढ़ा के- करना तो मैं समझ सकता हाँ, हूँ, वो क्योंकि हिंदू को इरिटेट करने का क्या हिंदुओं को क्या? चलाना इक्वल टू मुसलमानों को खुश करना। हाँ, उनको लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका सबसे अच्छा है तरीका मुसलमानों को खुश खुश करने करने का। का। उसके बाद में मुसलमान वोट नहीं दे रहे हैं सर, ओबीसी के पास जा रहे सर, हैं। बंगाल वो से लोकल और पार्टी- असम से आप भी लोगों ने बताया, और भी जो रिपोर्टर जाते थे उन्होंने भी बताया, जैसे वे घुसपैठिए जा रहे थे बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ, वो कहते थे कि भाई यहाँ जो लोकल मुसलमान हैं वो भी अब बांग्लादेशी घुसपैठियों से परेशान है। असमिया उसको लगता है कि इनकी वजह से हम भी पिसते हैं। असम में भी ये होता है। असम में ज्यादा है। तो जब वो इंडिजिनस हिंदुस्तानी मुसलमान वो तक घुसपैठियों से परेशान है और उनसे छुटकारा चाहता है, तो फिर क्या दिक्कत है बोलने में आपको? क्योंकि उनको आप लाए हैं, पाला पोसा है, वोटर बनाया है, और आपको मालूम है कि आपके अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। आपसे मेरा मतलब है जो अपने को सेकुलर कहते हैं, उनके अलावा किसी को नहीं। जहां जो मजबूत होगा, पश्चिम बंगाल में ममता मजबूत है, उनको देते हैं। जहां कांग्रेस मजबूत होगी उनको देंगे, देते रहें। अब धीरे धीरे आप देखिए, कुल मिलाकर अगर आप राष्ट्रीय परिदृश्य देखिए, तो मुसलमानों का मोह भंग जो है पहले कांग्रेस पार्टी से हुआ, अब धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों से हो रहा है। एक ये नया ट्रेंड डेवलप कर रहा है। क्या शेप लेगा, किस रूप में ये उभर कर आएगा, वो अलग बात है। लेकिन एक उसका उदाहरण हो सकता है, हालांकि दोनों की तुलना नहीं हो सकती, वो है जितने बाहुबली आए राजनीति में, वो सब पहले किसी न किसी पार्टी के साथ थे, पार्टी के लिए काम करते थे, बूथ लूटते थे, बैलेट बॉक्स लूटते थे, लोगों को वोट देने से रोकते थे। एक समय बाद उनको लगा कि हम इनके लिए क्यों करें, अपने लिए क्यों नहीं, तो उन्होंने या तो पार्टी बना ली या कोई पार्टी ज्वाइन कर ली। तो मुसलमानों की जो इस समय प्रवृत्ति है, उनको लग रहा है कि हम दूसरों को कब तक जिताते रहें। ठीक, हमने जो इस समर्थन से ये ताकत बनाई है, उसको आजमाने का समय है। फेल होंगे, पास होंगे, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन उनके मन में, और इस बात को हवा दे रहे हैं ओवैसी, बिल्कुल कि सेकुलर पार्टियों ने क्या दिया तुम्हें, केवल इस्तेमाल किया तुम्हें, तुम्हारा वोट लेकर अपने जो है सांसद विधायक बनाए, तुमको तो कुछ मिला नहीं। उन्होंने तो ये बिल्कुल सीधे सीधे मुसलमानों के मन में डालने में काफी हद तक कामयाब भी मुझे लगता है। मुसलमान लीडरशिप डेवलप करो और मुसलमान को जिताओ। हाँ, तो इसका असर ये हुआ मत देखो बिहार- कौन सी पार्टी में है। बिहार में असर हुआ इसका। महाराष्ट्र में हुआ वो किस बात का? बिहार में उन्होंने कहा ना कि उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते हो आप, मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बंगाल में भी वही बात बोल रहे हैं कि भाई इतना वोटर आपका है, 37%, 27% करीब है मुस्लिम वोटर, तो क्यों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बंगाल? तो क्या सर वो इस नोशन से निकल गए हैं कि जो बीजेपी के सामने खड़ा होगा, हराने की स्थिति में होगा, उसी के साथ जाना है और पूरा नहीं, ही इससे जाना है? निकल गए हैं ऐसा तो नहीं, लेकिन एक रीथिंकिंग है कि स्ट्रेटजी हमको थोड़ी बदलनी चाहिए। जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे थे वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही। लगातार विधानसभा और लोकसभा में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन घटता जा रहा है। तो ये क्यों घटता जा रहा है? हम तो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं सबके साथ हैं, बीजेपी के खिलाफ पहले भी थे, अब भी थे, तो ये कमी क्यों आ रही है? क्यों ऐसा होता है कि महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में पूरा जो गठबंधन है विपक्षी, वो एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं देता। बीजेपी टिकट नहीं देती तो आप आरोप लगाते हैं टिकट नहीं देते, आप तो उनको वोट भी नहीं देते। जिसको वोट देते हैं वो टिकट क्यों नहीं दे रहा है? तो ये चीजें हैं जो ये इनका असर एक दिन में नहीं होता। लेकिन सर ये मतलब एक लार्जर पिक्चर में देखें और थोड़ा सा आगे देखें अगर, तो क्या ये ठीक है देश के लिए? मतलब ये अगर मुस्लिम वोट जो है वो अभी तक किसी भी वजह से किसी भी दल के पास जाता था, भाई जो मेरी बात जो करता है मैं उसको वोट दूंगा, फिर उसका नेता मुलायम सिंह यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ये सोचने लगे कि मैं अपना वोट मुसलमान को ही दूंगा, तो ये तो ठीक नहीं। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो उसके ठीक उल्टा सोचता था।
उसने अगर ये सोचा होता कि जो हमारा हित कर रहा है, हमारा भला कर रहा है, हमारे बारे में बात कर रहा है, उसको देंगे, तो उसकी पसंद की कोई एक पार्टी होती। जैसे आप ले लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, यादव, या बिहार में यादव आरजेडी को वोट देगा, उत्तर प्रदेश में सपा को वोट देगा। लेकिन वो उसके मुंह से आप ये नहीं सुनेंगे कि जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। ये बात कोई यादव जो है आपको बोलता हुआ एक अपवाद के लिए भी नहीं सुनाई देगा। वो कहेगा कि सपा हमारी पार्टी है, वो कहेगा आरजेडी हमारी पार्टी है। तो मुसलमान ने किसी पार्टी को अपनी पार्टी माना ही नहीं। उनकी स्ट्रेटजी ही रही कि भाजपा को कौन हरा रहा है, और वो ले जाते हैं माइक्रो लेवल तक कि कैंडिडेट तक देखो कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो मजबूत है, किस पार्टी का है, इससे कोई मतलब नहीं। बीजेपी को कौन हरा सकता है। अब उस चक्कर में खुद हारने लगे। भाई ये जो मुस्लिम वोट का वीटो था वो नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर मुसलमान आपके साथ नहीं है तो आप सत्ता में नहीं आ सकते। असम जीत जाते हैं, मैं तो बार बार हैरान होता हूँ, 40% मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ बीजेपी जीत जाती है। नहीं, वहाँ पे वही है भाई, मैथमेटिक्स 60 इज बिगर देन 40, लेकिन आप 60 को साथ ला पाए। यूपी के उपचुनाव देखिए, यूपी के उपचुनाव देखिए, बीजेपी ऐसी सीटें जीत गए जहाँ 65% मुसलमान है। वहाँ अभी 7 दिन 8 दिन पहले अबू आजमी जो समाजवादी के लीडर हैं, मुंबई से डील करते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, किसी पार्टी में वायरल हुआ है। उन्होंने कहा भाजपा की सरकार पूरी मुंबई की सड़कों को संगमरमर कर दे तब भी मैं भाजपा के साथ नहीं आऊंगा, क्योंकि वो मेरे शरिया का सम्मान नहीं करते। तो सीधे है, उनकी क्लैरिटी बल्कि अच्छी लगती है आपको। उनकी क्लैरिटी है, मुझे विकास से कुछ करना ही नहीं है। मुझे मेरी शरिया के साथ खड़े हैं तो आप मेरे साथ हैं, मेरे इस्लाम के साथ खड़े हैं आप मेरे साथ हैं, तेल लेने गया विकास तो ठीक है, कवरिंग के लिए कहीं बोलना पड़े तो बोलना पड़े उनको। तो लेकिन मुसलमानों भी एक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़ा लिखा तबका है। अब उसकी मानसिकता बदल रही है। मतलब वो कट्टर इस तरह से नहीं है कि बीजेपी को हराने वाले के पास ही वोट करेंगे। एक वर्ग ऐसा भी धीरे धीरे बन रहा है जिसको लग रहा है कि नहीं भाई, काम हो रहा है, विकास हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की बात पीएम कर रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, एजुकेशन मिल रहा है, तो भाई इतना बेर ठीक नहीं है। तो बीजेपी की तरफ वो वर्ग भी, पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी शिफ्ट हो रहा है। अब वो बहुत कम परसेंट में भी है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उस दिशा में। किसने बताया था, अभी बंगाल का बताया था, किसने, बीजेपी नेता ने 0.65, शुभेंदु अधिकारी ने बताया 0.65% वोट मिला मुसलमानों को हमको पिछली बार। लेकिन वो भी यही बात कह रहे थे जो आप कह रहे थे कि भाई अब प्रोग्रेसिव पढ़ा लिखा मुसलमान उसने सोचना शुरू किया है। बड़ी दुख की बात यह है कि भारत एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, भारत के पूरे विश्व का नाम है, उस विकास धारा में मुसलमान क्यों नहीं है? उसके लिए उसे अपना लीडर अलग से क्यों चाहिए? जैन बुद्ध अलग तो नहीं कहते हैं, मुझे अपना ही लीडर चाहिए। वो इस विकास धारा में वो भी यूनिकॉर्न बनाए, भारत की देश की प्रगति बने। ये तो आप उसको हिंदू बना के जातियों में कहिए तो आदमी अपनी जाति को वोट देता है। सर, और यही बीजेपी है, सरोज, यही बीजेपी जो अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाती है, आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बनाती है, तमाम मंत्री भी सरकारों में रहे, इनके साथ जुड़े रहे। तो आप अगर भाई राष्ट्रवादी मुसलमान हो, उस तरह के हो, तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट भी करती है। सर, केरल क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए? मुश्किल लग रहा, आसान होना चाहिए था। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, इतने आरोप हैं सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री की उम्र 80 साल है, फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा नहीं लग रहा है कि जीतती हुई दिखाई दे रही है। जीत जाए तो कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आज भी सीपीएम की एज दिखाई दे रही है। मुझे लगा वहां बीजेपी ने अपनी जगह बनाई है, इसको तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट राहुल गांधी ही दे रहे हैं। वो उस चुनाव में बीजेपी की इतनी बात कर रहे हैं। मतलब केरल में बीजेपी का नहीं तो राहुल गांधी का बोलना क्या बनता है? बीजेपी एक तरह से हाशिए की पार्टी है। आज तक मतलब 78 साल में एक बार एक एमएलए बना है, इस बार एक एमपी बना है, एक मेयर बना लिया, एक मेयर बना लिया। इसके अलावा कोई जो है हैसियत नहीं। राहुल गांधी अभी ये भाषण दे के आए केरल में कि आप ये देखते रहिए, मोदी जी को जितना भागना है भागने दीजिए, एक दिन हम इनको पकड़ लेंगे। तो वही है कि आपका पॉलिटिकल एम क्या है। अब केरल के चुनाव में मोदी को पकड़ना है, बीजेपी को 2 एमएलए की सीट जीतने से रोकना है या सीपीएम को सत्ता में आने से रोकना है। तो आपका हमला तो सीधे सीपीएम पर होना चाहिए। सीपीएम के राज में क्या क्या हुआ उस पर बात होनी चाहिए। क्या गलतियां की उन्होंने, क्या गड़बड़ियां की, भ्रष्टाचार किया, क्या किया। आप देखिए, जो नेता समझता है जमीनी हकीकत को, पिनराई विजयन ने समझ लिया कि सबरीमाला का मामला हमारे खिलाफ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हो गए। जो हिंदू पक्ष की राय है उसके साथ हो गए। तो ऐसा तो नहीं है कि पिनराई विजयन को मुस्लिम वोट नहीं चाहिए या उनको नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल ठीक। उनको मिलता है और चाहिए भी।
इसके बावजूद उन्होंने देखा कि इससे नुकसान ज़्यादा होगा, इसके विरोध में खड़े रहने से जो फायदा होगा, इसके समर्थन में खड़े होने से उससे ज़्यादा फायदा होगा। राहुल जी को नुकसान नजर ही नहीं आता। उनको मुद्दा समझ में नहीं आता, नुकसान फायदा तो बात की बात है। लेकिन लोकसभा का अगर ट्रेंड चलेगा ना सर केरल के अंदर, तो कांग्रेस सरकार बना लेगी, क्योंकि 24 में आप देखिए लोकसभा में 20 में से 18 सीटें, लेफ्ट को 1 सीट मिली। उसके बाद 6 उपचुनाव हुए 24 के लेके, अगर आप देखेंगे अभी तक के 5 कांग्रेस वहां जीत चुकी है, और अभी नगर निगम के चुनाव में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। तो वो ट्रेंड अगर चलेगा तो मुझे लग रहा है इस बार यूडीएफ सरकार बना लेगा वहां पर। तो ये आज केरल, असम, बंगाल के चुनाव को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश हमने की। आज समय इतना ही था। बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, प्रोग्राम में आप, समीर जी बहुत शुक्रिया, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आज इतना ही।